नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल। मैं हूं प्रीति सिंह। संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका की निगरानी और जवाबदेही तय करने के लिए विधायिका के पास कई तरह के तरीके हैं। उसमें प्रश्नकाल सबसे महत्वपूर्ण है। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल की कार्यवाही के दौरान विभिन्न विषयों से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, जिसका जवाब संबंधित मंत्रालय की ओर से दिया जाता है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने सवाल पूछे, जिसका संबंधित मंत्रालय की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का पहला सवाल जुड़ा है व्यापार करने में सुगमता पर आईबीसी के प्रभाव से। इस सवाल को पूछा लोकसभा सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी, विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी, राव राजेंद्र सिंह और तेजस्वी सूर्या ने। इन सांसदों ने कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय से पूछा कि देश में व्यापार करने में सुगमता पर दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता यानी आईबीसी की प्रमुख उपलब्धियां और प्रभाव का ब्यौरा क्या है। पूर्ववर्ती दिवाला व्यवस्था शोधन अक्षमता प्रणाली की तुलना में आईबीसी के अंतर्गत ऋणदाताओं द्वारा प्राप्त वसूली दर के संबंध में आंकड़े क्या हैं? आईबीसी के कार्यान्वयन के पश्चात गैर निष्पादनकारी आस्तियों और बैंकिंग क्षेत्र पर इसके प्रभाव के संबंध में आंकड़े क्या हैं? और आईबीसी के अंतर्गत आवेदकों को होने वाले विलंब को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? देश में साख संस्कृति में सकारात्मक परिवर्तन लाने में आईबीसी की क्या भूमिका है? सरकार द्वारा विवाद समाधान में सहायक समाधान पेशेवरों को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? इस सवाल का जवाब कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता की सबसे बड़ी उपलब्धि वित्तीय संकट से जूझ रही कंपनियों के समाधान की उसकी क्षमता और उस पर लेनदारों द्वारा वसूली रही है। पुनरुद्धार के एक स्पष्ट और समयबद्ध ढांचे की पेशकश करके आईबीसी ने लेनदारों के विश्वास को मजबूत किया और घरेलू और विदेशी निवेश दोनों को प्रोत्साहित किया है। आईबीसी ने परिसंपत्तियों के मूल्य को अधिकतम करने, उद्यमशीलता को बढ़ावा देने, ऋण की उपलब्धता और सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करने के लिए एक तेज और अधिक संरचित दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करके भारत में व्यापार में सुगमता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 31 मार्च 2025 तक कुल 1194 कंपनियों को आईबीसी ढांचे के तहत सफलतापूर्वक समाधान दिया गया। इन मामलों के माध्यम से लेनदारों ने 3.89 लाख करोड़ रुपए की राशि प्राप्त की है, जो कुल स्वीकृत दावों का 32.8%, परिसमापन मूल्य के 170% से अधिक और इन कंपनियों के उचित मूल्य का 93% से अधिक है, जैसा कि आईबीसी प्रक्रिया में स्वीकृति के समय मूल्यांकन किया गया था। आईबीसी ने भारत के बैंकिंग क्षेत्र में समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आरबीआई की नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025 के अनुसार मार्च 2025 के अंत में सकल गैर निष्पादन परिसंपत्तियों में काफी गिरावट आई है, जो 2.3% के बहुदशकीय निचले स्तर पर पहुंच गई है। ये कटौती एक मजबूत, अधिक स्थिर बैंकिंग प्रणाली को इंगित करती है। 2023-24 के लिए भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति पर आरबीआई की रिपोर्ट में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि विभिन्न चैनलों के माध्यम से कुल 96,325 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। इसमें से अकेले आईबीसी चैनल ने 46,340 करोड़ रुपए का महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो कुल वसूली का 48.1% है। सरकार ने आईबीसी में 6 विधायी संशोधन किए हैं और इसकी स्थापना के बाद से नियमों में 100 से अधिक बदलाव किए गए हैं, ताकि दिवाला समाधान ढांचे को और मजबूत किया जा सके और इसकी दक्षता को बढ़ाया जा सके, जिससे विलंब को कम किया जा सके। आईबीसी ने कंपनियों और इनके देनदारों के बीच व्यवहारिक बदलाव को जन्म दिया है। एक विश्वसनीय खतरा पैदा करके डिफॉल्ट कंपनियां स्वामित्व खो सकती हैं। संहिता ने देनदारों और लेनदारों के बीच गतिशीलता को मौलिक रूप से नया आकार दिया है। दिवाला पेशेवरों यानी कि आईपी की क्षमता निर्माण के लिए कई पहल किए गए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय दिवाला और संशोधन अक्षमता बोर्ड ने व्यवहारिक कौशल बढ़ाने के लिए कार्यशालाओं, वेबिनार और सम्मेलनों की एक श्रृंखला संचालित की। इसके प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए विश्व बैंक, भारतीय कॉर्पोरेट कार्य संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जैसे विशेषज्ञ निकायों के साथ भी सहयोग किया गया।
इसके अतिरिक्त भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों ने वैश्विक विशेषज्ञों को एक साथ लाया, जो सर्वोत्तम कार्य प्रणाली के लिए एक्सपोजर प्रदान करते हैं। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है बीमा सखी पहल के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार से। इस सवाल को पूछा है लोकसभा सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा और दुष्यंत सिंह ने। इन सांसदों ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि क्या सरकार द्वारा विशेषकर जीवन बीमा निगम में बीमा सखी के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कोई पहल की गई है। बीमा सखी पहल के मुख्य उद्देश्यों, परिणामों का ब्यौरा क्या है और ये किस प्रकार वर्ष 2047 तक सरकार के सभी के लिए बीमा के दृष्टिकोण के अनुरूप है। राजस्थान और पंजाब राज्यों के विशेष संदर्भ में महिलाओं में उद्यमिता और वित्तीय स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में बीमा सखी पहल की क्या भूमिका होगी। जमीनी स्तर पर बीमा सखियों के चयन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है और ये सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं को इस पहल में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। क्या इस योजना के अंतर्गत निर्धारित वृत्तिका बहुत कम है और यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इसे बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस सवाल का जवाब वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि बीमा सखी जीवन बीमा निगम की महिला कैरियर एजेंट योजना का शुभारंभ 9 दिसंबर 2024 को किया गया था। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को रोजगार के अवसर और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त बीमा सखियों के कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए LIC द्वारा कार्य निष्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ये योजना बीमा सखियों को कमीशन भुगतान के अलावा स्टाइपेंड प्रदान करती है, जो उन्हें वित्तीय स्थिरता और आय के नियमित स्रोत के अलावा उद्यमिता कौशल सृजन में मदद करती है। 7 अगस्त 2025 की स्थिति के अनुसार कार्यरत बीमा सखियों की कुल संख्या 2,20,339 है और राजस्थान और पंजाब में क्रमशः 16,176 और 4,202 बीमा सखियां कार्यरत हैं। किसी भी महिला आवेदक को पात्रता मानदंडों के साथ आयु और भर्ती पूर्व परीक्षा शर्तों को पूरा करने पर महिला कैरियर एजेंट LIC की बीमा सखी के रूप में नियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त योजना के प्रावधानों के अनुसार सभी बीमा सखी एजेंट अपने नियुक्ति के 3 माह के भीतर प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। ये योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित सभी वर्गों की महिला लाभार्थियों के लिए खुली है। LIC बीमा सखियों को उनकी नियुक्ति से पहले 3 वर्षों तक के लिए स्टाइपेंड का भुगतान करता है ताकि उन्हें जीवन बीमा एजेंसी कैरियर बनाने में सहायता मिल सके। स्टाइपेंड की राशि पहले वर्ष में 7,000 रुपए प्रति माह से लेकर तीसरे वर्ष में 5,000 रुपए प्रति माह तक होती है। ये उनके द्वारा बेची गई पॉलिसियों पर प्राप्त होने वाले कमीशन के अतिरिक्त है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने मंत्रालयों से जुड़े कई विषयों पर सवाल पूछे, जिसका सरकार की ओर से जवाब दिया गया। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है जिला या ब्लॉक स्तर पर SDG की निगरानी से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने। उन्होंने मंत्रालय से पूछा है कि क्या मंत्रालय ने जिला या ब्लॉक स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी के लिए वास्तविक समय अनुसार डेटा उपलब्धता में सुधार के लिए कदम उठाए हैं। ऐसे विशिष्ट उदाहरणों का ब्यौरा क्या है जहां मंत्रालय के डेटा के माध्यम से कम प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों के लिए लक्षित हस्तक्षेप या संसाधन आवंटन में सहायता प्राप्त हुई है। यदि हाँ, तो ब्यौरा क्या है। इस सवाल का जवाब मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित संकेतकों का उपयोग करते हुए सतत विकास लक्ष्यों को लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है, जो देश की विशिष्ट प्राथमिकताओं और विकासात्मक आवश्यकताओं को दर्शाती है। इस संबंध में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की निगरानी को सुविधाजनक बनाने के लिए संबंधित मंत्रालयों एवं विभागों से संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों और अन्य हितधारकों के परामर्श से सतत विकास लक्ष्यों के लिए राष्ट्रीय संकेतक रूपरेखा तैयार की है।
सतत विकास लक्ष्यों को राष्ट्रीय और उप राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में एकीकृत करने के प्रयास में नीति आयोग ने सतत विकास लक्ष्यों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में केंद्र प्रायोजित योजनाओं के साथ संरेखित किया है। इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रव्यापी कल्याण और विकासात्मक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला शुरू की गई है, जो सतत विकास लक्ष्यों के आदर्श वाक्य किसी को पीछे न छोड़ने के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के प्रति अपनी व्यापक प्रतिबद्धता से प्रेरित है। राज्य, जिला और स्थानीय सरकार के स्तर पर जांच करने और सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की है। अपनी उपलब्धियों पर प्रभावी रूप से नजर रखने के लिए राज्यों को उनकी विशिष्ट विकासात्मक प्राथमिकताओं, डेटा आवश्यकताओं, अवसंरचना और संसाधन उपलब्धता के अनुसार अपने स्वयं के राज्य संकेतक रूपरेखा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रयासों के समन्वय के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी के रूप में नीति आयोग, जिला स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति की निगरानी के लिए जिला संकेतक रूपरेखा विकसित करने में राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान किया गया है। इसी क्रम में मंत्रालय ने उप राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्य निगरानी रूपरेखा के निर्माण, समीक्षा और परिशोधन में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सक्रिय रूप से तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इस प्रयास में वर्ष 2019 में मंत्रालय ने राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उनके राज्य, संघ राज्य क्षेत्र स्तर की निगरानी रूपरेखा तैयार करने संबंधी दिशा निर्देश तैयार किए हैं और परिचालित किए हैं। दिशा निर्देश को बाद में मार्च 2022 में उप राष्ट्रीय स्तर पर एसडीजी की निगरानी रूपरेखा पर मार्गदर्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट के अंतर्गत लिखा गया है। आज के कार्यक्रम का अगला सवाल जुड़ा है आरडीएसएस के अंतर्गत स्मार्ट मीटर से। इस सवाल को पूछा है राज्यसभा सांसद रायगा कृष्णैया, नाहर सिंह सिरोया, सुभाष बराला और ब्रिजलाल ने। इन सांसदों ने अपने सवाल में विद्युत मंत्रालय से पूछा है कि क्या सरकार ने राज्यों को स्मार्ट मीटर संस्थापित करने के निर्देश दिए हैं? यदि हाँ, तो अब तक प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है? स्मार्ट मीटरों की संस्थापना से वितरण कंपनियों को क्या लाभ होंगे? स्मार्ट मीटर की संस्थापना के बाद उपभोक्ताओं को क्या लाभ होंगे? इस सवाल का जवाब विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने दिया। अपने जवाब में उन्होंने बताया कि केंद्रीय विद्युत विनियम 2022 के अनुसार संचार नेटवर्क वाले क्षेत्रों में सभी उपभोक्ताओं को प्रासंगिक भारतीय मानकों के अनुरूप पूर्व भुगतान मोड में काम करने वाले स्मार्ट मीटरों के साथ विद्युत की आपूर्ति की जाएगी। भारत सरकार ने जुलाई 2021 में संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम शुरू की थी। इसका उद्देश्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को वितरण कंपनी की क्षमताओं और वित्तीय स्थिरता में सुधार लाने में सहायता प्रदान करना है, ताकि गुणवत्तापूर्ण और विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। उपभोक्ताओं, वितरण ट्रांसफार्मर और फीडरों की स्मार्ट मीटिंग इस स्कीम की प्रमुख पहलों में से एक है। इसके तहत 20 करोड़ 33 लाख स्मार्ट मीटर स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से अब तक 2 करोड़ से ज्यादा मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 56 लाख मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। इसके अलावा वितरण कंपनियों द्वारा अपनी स्वयं की योजनाओं के अंतर्गत स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। अब तक देश में कुल मिलाकर 3.78 करोड़ स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिनमें से 1 करोड़ 22 लाख मीटर प्रीपेड मोड में काम कर रहे हैं। आगे अपने जवाब में उन्होंने बताया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद वितरण कंपनियों को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं: स्वचालित ऊर्जा लेखांकन, बेहतर भार पूर्वानुमान, विद्युत कार्य लागत का अनुकूलन, बिलिंग में सुधार से हानि में कमी, मांग पैटर्न को समझने के लिए डेटा विश्लेषण का उपयोग, बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण की सुविधा, टैरिफ के वास्तविक समय अद्यतन में आसानी। स्मार्ट मीटर लगाने के बाद उपभोक्ताओं को मिलने वाले लाभ इस प्रकार हैं: त्रुटि रहित बिलिंग, छोटे रिचार्ज के साथ रिचार्ज की सुविधा, शून्य बैलेंस पर कनेक्शन कटने से बचने के लिए मीटर में आपातकालीन क्रेडिट, खपत पर नजर रखना। इसके अंतर्गत 32 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए की लागत के अवसंरचना कार्य, जिनमें स्मार्ट मीटरिंग कर्ज भी शामिल है, स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत कार्यों में नए सबस्टेशन, वितरण ट्रांसफार्मर, एसी और एलटी लाइनें,
कृषि फीडर, पृथक्करण, घरेलू विद्युतीकरण, स्मार्ट मीटरिंग कार्य आदि शामिल हैं।